कि आगे की लड़ाई चाहे 2023 की हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की, या 24 की लड़ाई हो देश भर की, उसको मजबूती से लड़ा जा सके। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप लड़ाई को लड़ पाएंगे, और मैं उस लड़ाई को पूरी एनर्जी से लड़ना चाहता हूँ और एक रोल अदा करना चाहता हूँ। तानाशाही के दौर में देश को बचाने की जो शक्तियाँ लड़ने का काम करेंगी उनके साथ। तो बाकी जाना है नहीं जाना है, जिसको जाना है, जिनको इंप्रेशन है, वो उनके फैसले हैं। चंद्रशेखर पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ और इन दिनों वो इलाज के सिलसिले में यूं तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में एक तरीके से सियासी केंद्र बिंदु भी है। पिछले कुछ दिनों से मायावती जी भी दिल्ली में हैं और यहाँ से पूरी राजनीति पर, राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। आज आपने, लगता है पहली बार आपसे अभी बात हो रही थी, हमले के बाद आपने शर्ट पहना है और घाव और जख्म हरे भी हैं। ये जो जख्म है वो किन किन तरीकों से है, और अगर आप कहें क्या कि आज आप भी दिल्ली में आए हैं और मायावती जी भी दिल्ली में हैं, तो इसके अपने राजनीतिक मायने भी बहुत सारे निकल करके सामने आते हैं। देखिए, आज ये तो सच है कुणाल भाई कि मैं दिल्ली में हूँ अपने इलाज के लिए, लेकिन सच ये है कि मैं दिल्ली आना भी चाहता हूँ अपने लोगों के इलाज के लिए, क्योंकि जिनको आज़ादी के 75 साल बाद भी इंसान नहीं समझा गया, और इंसान ना समझने से मेरा ताल्लुक इस बात से है कि उनको वो बुनियादी सुविधाएं और वैसा जीवन नहीं मिला है। उनकी लड़ाई दिल्ली से आसानी से लड़ी जा सकती है, और हमारे महापुरुषों का भी ये सपना था कि भाई कोई अम्बेडकरवादी जो है वो दिल्ली से जो है इस लड़ाई को लड़े और जिससे कि परिवर्तन हो सके। तो मैं दिल्ली में हूँ और मुझे लगता है जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा जख्म भर रहा है, तो जो जख्म जो हैं अभी भी बुनियादी रूप से सुविधा और अवसर ना मिलने, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी ना मिलने के कारण, संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी वंचित तबके को है, उनका इलाज भी धीरे धीरे होगा। अच्छा, बात अब जो मैंने कही, आपने अपनी बारे में तो बात कह दी, मैंने अपने सवाल में एक दूसरा नाम भी लिया था और वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का लिया था। वो भी दिल्ली आ गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की जो राजनीति है वो इस तरीके से नए रंग भर रही है और नए मुकाम हासिल कर रही है, तो शायद घबराहट है कहीं ना कहीं उस खेमे में। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि किसी में घबराहट है। घबराहट तो वास्तविकता में उनमें होनी चाहिए थी जिन्होंने बौखलाहट में ये हमला करवाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि परवान तब चढ़ेगी राजनीति चंद्रशेखर आज़ाद की जब लोग अपने पैरों पे खड़े होने लग जाएंगे। तो उनके लिए तो मैं हमेशा से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी उम्र की कामना करता रहा हूँ। आज भी मेरी यही कामना रहेगी कि कुदरत उनको स्वस्थ रखे और लंबी ज़िंदगी रहे, और उनके नेतृत्व में जो है हम लोग जिस तरह से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं तो उनका आशीर्वाद पहले की तरह हमें मिलता रहा। ऐसा जो है मुझे विश्वास है कि आशीर्वाद और बढ़ेगा, क्योंकि वो भी दिल्ली में है और मैं भी दिल्ली में, तो नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, तो इस बार आशीर्वाद बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली में रह के भी तो दूरी है, और कहीं ना कहीं यही दूरी जो है, कई सारे जो बहुजन मूवमेंट के लोग होते थे उनसे बात जब होती है तो वो कहते हैं कि ये दो धाराएं क्यों बह रही हैं, इन दो धाराओं का संगम भी तो हो सकता है। ये दोनों लड़ाइयाँ एक ही मकसद के लिए, जो आप कहते हैं वो आप भी कहते हैं कि बहुजन समाज के लिए आपकी लड़ाई है, उनका भी कहना होता है कि बहुजन समाज के लिए लड़ाई है। तो ये जो दो धाराएं बह रही हैं एक ही लड़ाई की, क्या उनका संगम होता तो शायद ज़्यादा मुमकिन होता, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब दूरियां, जो दो धाराओं की दूरियां हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। देखिए, मैंने तो हमेशा से प्रयास किया कि उनका अनुभव, उनके आशीर्वाद का फ़ायदा हमें मिले, उनसे हमें सीखने को मिले। अब पता नहीं कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमें कमी होगी शायद, जो है वो अवसर और जो है उनके अनुभव का लाभ हमें नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एकलव्य की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, संघर्ष में, सीखने के संघर्ष में, जहाँ मुझे उनके सहयोग आशीर्वाद की जरूरत थी वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दूर से भी उनके द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों से और उनकी सोच से जो है, जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से दूर से सीखा, ऐसे भी मैं सीख रहा हूँ। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि उनको लंबी जिंदगी रहे और हम लोग उनसे सीखते रहें। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो भी मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदर से तो एकजुट हैं ही, विचारधारा के तौर पे तो हम लोग एकजुट हैं ही। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ रहेंगी और वो लगातार काम करते रहेंगे, तो मैं भी उनसे सीखता रहूँगा, सीख सीख के आगे बढ़ता रहूँगा। तो आप कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य हैं बहन जी? हाँ, मेरी तो गुरु के रूप में तो है ही भाई। उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, वो यहाँ तक पहुँचे, आसान रास्ता तो नहीं था। पहले तो वो एक महिला हैं
और फिर महिला में भी उन वर्ग से आती है जहां इतने तमाम तरह की बाउंडेशन है, उस तरह के अवसर नहीं है। तो उन्होंने काम किया है, एक लंबे समय से काम किया। हालांकि आज जो है हालात बहुत अजीब है। मान्यवर काशीराम साहब ने उनको सौंपा था मूवमेंट, तब ये मूवमेंट राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट था। अब थोड़ा सा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो है राजनीति में लगातार गिरावट तो आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो गुरु है, हमेशा गुरु का दर्जा उनका रहेगा, मैं तो उनको बड़ी मानता हूँ। लेकिन मेरा ये मत है कि शिष्यों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ अच्छा करके दिखाएं कि गुरु का जो है ना सम्मान और बढ़े। तो हम लोग भारत की बहुजन राजनीति में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और उसके लिए लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के कारण हम पे गोलियां चल रही हैं। हम पे गोलियां जो हैं वो आशीर्वाद के लिए नहीं चल रही हैं, हमें रोकने के लिए, हमारी जबान बंद करने के लिए ये गोलियां चल रही है। उसका जवाब हम 21 तारीख में दिल्ली में इस बार देंगे। 21 जुलाई को हमने इसकी तैयारी की है कि जो तमाम तरह की हिंसा है या तमाम तरह से, चाहे वो हमले जो किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी मशीनरी से के जरिए CBI ईडी इनकम टैक्स द्वारा किए जा रहे हैं, विपक्ष पे, एक्टिविस्टों पे हमले करवा के गोलियों से या उनको झूठे मुकदमे जेल भेज के, पत्रकारों को, वकीलों को, जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं वो हम सारे हम लोगों का, जो गोली मेरे ऊपर चली हमारे लोगों की जबान बंद करने, इसका सबका जवाब 21 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर के माध्यम से देंगे। और ये विरोध प्रदर्शन की तैयारी हमारे लोगों ने की है कि हम इसका जवाब देंगे। और विपक्ष के लोगों को भी हम लोग इसमें इन्वाइट करेंगे कि विपक्ष के साथी भी इसमें आएँ और आके जो है ये जो अन्याय सरकार की तानाशाही द्वारा किया जा रहा है इसका जवाब दें। अच्छा, इस विरोध प्रदर्शन पे तो आपसे बात करेंगे। चूंकि आपने द्रोणाचार्य की बात की और मुझे थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग याद आ गया कि उस समय एक अर्जुन भी थे और वो फेवरेट शिष्य थे। आजकल आपकी जो गुरु हैं, आप जिनको गुरु मानते हैं, मायावती जी, उनके अर्जुन कोई और बने हुए हैं। पारिवारिक राजनीति को उधर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एकलव्य भी उससे आहत दिखाई पड़ता है। नहीं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, और कुदरत उनको भी लंबी जिंदगी दे, उनको खूब तरक्की दे। मैं उनके लिए भी कोई मेरे मन में कोई वो नहीं है, उस पूरे परिवार के लिए नहीं है। तो मैं तो ये कुदरत से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आगे बढ़े। और जैसे आप कह रहे हैं कि एक अर्जुन की तरफ ज़्यादा प्यार है, और ये काबिलियत का मामला, ये जो है जो संघर्ष करेगा जनता तय करेगी। कोई जो है माँ के पेट से सीख के नहीं आता। मैंने जो कुछ भी सीखा वो संघर्ष से सीखा। और लगातार आप जानते हैं पिछले कई सालों से आप मुझे जो है फॉलो कर रहे हैं, मेरे कई बार मुझे दिखाते हैं। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना। मैंने कभी कोई आसान रास्ता नहीं चुना और मैंने कभी घुटने नहीं टेके किसी भी अन्याय के खिलाफ। जो पहलवानों के खिलाफ जो है जो हमला हुआ था उसका भी आपने देखा, कल चार्जशीट दायर हुई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, और वो चार्जशीट के बाद जिस तरह का रवैया उनका महिला पत्रकारों के साथ देखने को मिला वो इस बात को स्पष्ट करता है कि उनको विश्वास नहीं था कि उन्हीं की सरकार में। अब तो वो ये नहीं कह सकते, उन्होंने एक भाषण देते हुए कहा था कि साहब देखो मेरे खिलाफ एक आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। अब तो पुलिस भी उनकी है, ये तो नहीं कहते विपक्ष के दबाव में जो है पुलिस ने जांच में किया। अब कहाँ इस्तीफा देंगे, अब कहाँ फांसी चढ़ेंगे, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो गलत का समर्थन करते हैं जाति की वजह से। जिंदा व्यक्ति कभी भी बदल सकता है, जनता को भक्त नहीं बनना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हर हमले का जवाब हम लोग जो है इस बार जंतर मंतर से 21 तारीख को देंगे। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह की चूंकि आपने बात की और आपने जिक्र भी किया कि किस तरीके से चार्जशीट दायर हुई है, तो एक तरीके से आप अब लगता है कि जो लड़ाई आपने लड़ी और पहलवानों का आपने साथ दिया वो क्या एक किसी कंक्लूजन तक पहुंच रहा है, या अभी भी लगता है क्या कि कुछ होने वाला नहीं है, ये सब आई वॉश है, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक जो पहलवानों के आंदोलन में भी थोड़ी नरमी दिखाई पड़ी? इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या वाकई ताकत ज़्यादा हो गई है कि असर कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, ताकत जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है उनको सिर्फ सत्ता में रहना है, और सत्ता में जिन लोगों से उनको फायदा हो सकता है उनको अगर वो कितना बड़ा अपराध करते हैं बचाने का प्रयास हमेशा करते आए हैं। ये पहलवानों के संघर्ष की जीत है। बड़े उनके ऊपर आरोप लगाए गए, बड़े उनका मजाक उड़ाया गया, बड़े उनको जो है तमाम तरह से राजनीतिक शिकार बताया गया, और हम लोगों ने बहुत लंबे समय संघर्ष किया। ये उसकी जीत हुई है। देखिए, अंत हमें न्यायपालिका पे भरोसा करना ही है, क्योंकि जब सरकार तानाशाही करेगी, सरकार अपराधियों को संरक्षण देकर उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, तो हम लोग न्यायपालिका से भरोसा कर सकते हैं कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस, वो विपक्ष के अंडरटेकिंग में नहीं है, वो दिल्ली सरकार के जो केंद्र की सरकार है उसके अंडर में है। और वो जो जांच हुई है, मुझे हमेशा से दिल्ली पुलिस की उस पर भरोसा। कई बार दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी
उस तरह की मक्कारी भी कर जाते हैं, जिसका मैं खुद उदाहरण हूँ। जो मेरे साथ हुआ जब मैं CAN पर NRC के प्रोटेस्ट में जहाँ मस्जिद पे था, तो मुझे गिरफ्तार किया गया और जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि चंद्रशेखर पे आरोप क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। पूछा तो जवाब नहीं दे पाए। तो कई अच्छे अधिकारी भी हैं, कई बुरे अधिकारी भी हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो चार्जशीट दाखिल हुई उसके बाद जो है उनको सजा मिलेगी। और जो लोग उस समय पहलवानों को मैनिपुलेटेड बता रहे थे या किसी के इशारे पे बता रहे थे, अब उनको भी शायद जो एहसास होगा कि किस तरह उन्होंने देश की उन बेटियों का, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था, उनका अपमान किया, उनको आरोपित किया, उनके सम्मान का खिलवाड़ की, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ लिखा। अब उनको भी जो है गिल्टी फील होगी। लेकिन बीजेपी को गिल्टी फील आज ना कल थी ना आज होगी, क्योंकि बीजेपी को अंत है अपने चुनावी फायदे नुकसान को देख कर निर्णय लेना है। और हमें जो भी जनहित की या महिलाओं के साथ जो भी अन्याय होगा या किसान, कामगार, मजदूर के साथ जो अन्याय होगा, उस लड़ाई को हमें, आदिवासियों की लड़ाई को लड़ना ही लड़ना है। हम पहले भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, लड़ाई से चूंकि आपने बात की, 21 जुलाई को आप एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं आपकी तमाम विपक्षी नेताओं को, जो बड़े नेता हैं उनको आप उसमें आमंत्रित भी करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर। तो ये किस तरीके का विरोध है, कौन कौन आमंत्रित होगा, किस किस को आपने दिया है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किन किन नेताओं को आपने वहाँ पर निमंत्रण दिया है? किस तरीके का ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की आपकी तैयारी है? देखिए, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबे समय से जारी है और जिन साथियों ने इस जो मेरे साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई, उन सभी को हम लोग जो है इनवाइट करेंगे। और बाकी जो किसी कारण नहीं उठा पाए, देर से पता लगा है कोई और कारण, उनको भी हम लोग इनवाइट करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को इनवाइट किया जाए। अब ये देखते हैं कि कौन कौन लड़ने के लिए मैदान में आता है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये पूरा विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, कभी CBI द्वारा डराते हैं, कभी ED द्वारा डराते हैं, कभी इनकम टैक्स द्वारा डराते हैं, कभी झूठे मुकदमे करके जेल भेज कर डराते हैं, कभी जो है और कुछ प्रयास करते हैं। तो मेरे जैसे व्यक्ति को, जिनको इस सब चीज़ों से नहीं डरा सकते, उनको गोली से डराते हैं। पत्रकारों को सच बोलने पे जेल भेजने काम करते हैं, एक्टिविस्टों पे झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये जो तमाम तरह का, किसानों के खिलाफ झूठे कानून, गलत कानून ला के जो है उनको डराते हैं, महिलाओं के खिलाफ गलत कानून ला के उनको डराते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो इस तरह कानून ला के उनको डराते हैं। तो ये जो पूरा डर का माहौल बना है, और जिस तरह से विपक्ष को जो है ना बार बार जो है जिस तरह से सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, और अभी जिनके खिलाफ आरोप लगा रहे थे फिर उनको सरकार में शामिल कर लिया महाराष्ट्र में। ये जो तमाम तरह का जो डर और तमाम तरह का जो ये डराने का प्रयास है, इन सब के खिलाफ ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। और हम सब लोगों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के और देश के सभी राज्यों के जो हमारे विपक्ष की लीडरशिप है, उन सबको हम प्रयास करेंगे कि वो एक मंच पे आए, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली का जो मैसेज होता है वो पूरे देश में जाता है। जो ये अन्याय है, अगर हम सब लोग इसके खिलाफ मिलकर लड़ना चाहते हैं तो हम सब लोगों को करेंगे, और फिर देखते हैं कौन इस लड़ाई में को मजबूत करने के लिए आता है। सबका स्वागत है। तो किन किन को निमंत्रण आपने भेजा है? क्योंकि अभी तक तो आपने भेज दिया होगा जिनसे भी आपको लगता है कि जिनको बुलाने की जरूरत है। पार्टी में इस बात की जो है प्रोटेस्ट की जो पूरी कमेटी बनी उसमें चर्चा हुई, और मैक्सिमम वो लोग सभी को निमंत्रण भेजेंगे जो विपक्ष है आज के समय में, जो केंद्र की सत्ता का जो विपक्ष है। जिस तरह केंद्र की सरकार, अब आप मेरे मामले को देख लो, पुलिस ने कहा कि 4 आरोपित है, और मैंने पुलिस को फोटो दिया जिसमें उसी घटना के तत्काल बाद वो लोग 6 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारी हमने उसमें छोड़ी। पुलिस ने कहा 3 गोली चली, जबकि 4 गोली तो हमारी गाड़ी में लगी हुई है। जब मेरी गाड़ी भी वापस आ गई फोरेंसिक जांच के बाद, तब मैंने बताया पुलिस को कि भाई एक गोली तो यहाँ भी लगी हुई, आपने इसको देखा? तो उन्होंने कहा हम दोबारा जांच करा देंगे। तो इससे मुझे स्पष्ट हुआ कि पूरी घटना की लीपापोती की गई। जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, और जब DIG साहब वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे पूछा जाता है कि भाई उन्होंने हमला कैसे किया, कोई पहले से प्रोग्राम था? तो कहते हैं कि नहीं, वो वापस आ रहे थे, उनको पता लगा चंद्रशेखर आया काफिला है, तो उन्होंने प्लान बना लिया। उन्होंने पूछा हथियार कहाँ से है, कि वो पहले से लेकर घूम रहे थे। तो अगर अवैध असले लेके यूपी में घूमा जा रहा है, तो आप बताइए कि गुंडे, कौन से गुंडे चले गए और कौन से गुंडे आ गए? ये वो गुंडे हैं जिनको सत्ता का संरक्षण है। इसलिए मैंने वहां के अधिकारियों से कहा था कि इन पे गोली मत चलाना, इनकी गलती की सजा इनके परिवार के लोगों को मत देना, जिस तरह से हमारे बाबा बुलडोजर का बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन्होंने जो अपराध किया है उसके पीछे का सच सामने आना चाहिए। इसलिए इस घटना की CBI जांच को लेकर भी हमने 21 तारीख का जो विरोध प्रदर्शन वो किया है, क्योंकि हमें सरकार का, देखो यूपी सरकार के अंडरटेकिंग, यूपी की पुलिस है, उनको वहां नौकरी करनी है, उस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस घटना की, और हमारे सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमला कल फिर किसी और पे हो सकता है, कल किसी विपक्ष के नेता पे भी हो सकता है।
आप जमीन पे काम करने जाओ जनता के बीच, तो सब पे तो सुरक्षा नहीं है, तो ये हमला उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए हमने प्रोटेस्ट कॉल किया है कि लोग आएँ और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस घटना की सीबीआई जांच हो। पहले तो बीजेपी के कुछ लोगों ने, बीजेपी के एक मंत्री तो यूपी से बोले कि हमला इन्होंने खुद कराया है, अब उनके मुंह पे जो है टेप लग गई। अब भी जवाब दें कि हमला हमने कराया है या उनके तो संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने किया है या किसके इशारे पे हुआ। हम तो इसकी जांच चाहते हैं, इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इसके पीछे कौन सफेद पोश है। सरकार के लोग शामिल हैं, विपक्ष का लोग, कोई भी, ये सरकार को फायदा होगा कि अगर उनके लोग शामिल नहीं, विपक्ष के व्यक्ति शामिल हुए तो सरकार को सवाल करने का मौका मिलेगा। तो आप कह रहे हैं क्या कि अभी भी जो लोग पकड़े गए वो पूरी तरीके से कहानी बाहर नहीं आई है, अभी कहानी के कई और पहलू हैं जो निकल कर सामने आने रहते हैं, अभी उन पर से पर्दा नहीं हटा है? वो तो सिर्फ मोहरे हैं, असल मास्टरमाइंड तो अभी बाहर ही। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग पुलिस ने नहीं की, आप चेक करा लो। तो पुलिस इस जांच को कैसे आगे बढ़ाएगी? उनको जेल में रख के और अपने आप अपने सामान्य काम करके कैसे जांच को आगे बढ़ाएगी? कैसे जो है वो एविडेंस इकट्ठा करेगी? कैसे पूरी घटना को जो है ना वो पॉइंट आउट करेगी? रात के कुछ घंटों में पुलिस ने पूरी घटना खोल दी। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि उनको ऊपर के जो आदेश है उन्होंने बेचारों ने वो किया। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, उन पर बहुत सारे दबाव हैं, नहीं उनके खिलाफ काम करेंगे। इसका एक उदाहरण है, जब हम छोटमलपुर की नगर पंचायत के चेयरमैन जीते, जिस अधिकारी ने फेयर काम किया, क्योंकि बीजेपी के लोग चाहते थे वो हार जाए, उसका जैसे ही आचार संहिता खत्म 2 मिनट बाद उनको जो है कमिश्नर कार्यालय से अटैच कर दिया था सरकार ने। तो बीजेपी के नेता हर कीमत पे न्याय की जो व्यवस्था उसको ध्वस्त करने में लगे हैं और वो अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज उठ रही है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी सोची समझी रणनीति है, इसमें सत्ता का संरक्षण है। पुलिस मुझसे 20 मीटर की दूरी पे थी, पुलिस ने खुद क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सब कुछ हमें बताना पड़ा, उनकी पहचान भी, उनका नंबर भी, अभी उनके मोबाइल फोन पे किसके फोन आए, पुलिस ने क्या इस बात की पुष्टि करके बताया? उनके मोबाइल फोन जब्त हुए नहीं जब्त हुए? उनको कौन ऑपरेट कर रहा था? उस घटना जहाँ गाड़ी खड़ी करी वहां से वो लोग कैसे पहुंचे? इन सब चीजों पुलिस को जवाब देना। और मैं समझता हूँ पुलिस जवाब इसलिए नहीं देगी क्योंकि पुलिस मेरा काम नहीं कर रही, मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही, पुलिस सरकार के हिसाब से काम करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तो उसकी न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच हो, और मुख्यमंत्री को करानी चाहिए। किसी और, मेरी जान भी जा सकती थी और किसी और कार्यकर्ता पे भविष्य में हमला हो सकता है, और भी लोग टारगेटेड हो सकते हैं, विपक्ष का कोई नेता भी टारगेटेड हो सकता है। तो ये तो प्रथा रही है कि जब कोई किसी का सामना नहीं कर सकता तो उस पर गोली चलाता है। और मैं समझता हूँ कि मेरी लड़ाई अभी अन्याय सरकार के द्वारा और सरकार से ही है, व्यक्तिगत मेरी किसी को लड़ाई नहीं है। अच्छा, आपको क्या कोई सुरक्षा मिली इस हमले के बाद, या आपने मुझे जहाँ तक पता चला कि आपने कुछ आवेदन भी किया था कि आपको एक पर्सनल सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर चाहिए, उस पर भी कुछ जवाब आया सरकार की तरफ से, या अभी तक सब कुछ वैसा ही है जैसा हमले से पहले? देखिए, मैं कहूँगा तो आपको लगेगा कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, आपको वहाँ के प्रशासन से पूछना चाहिए। मैंने 2 साल पहले ये किया था, मैंने सुरक्षा की मांग की, क्योंकि कल अगर कोई इस तरह की, मुझे आशंकाएं थी कि जिस तरह से हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे पहलवानों का मामला हो या कोई और मामला हो, तो लड़ रहे हैं, तो कल कोई ना कोई जो है किसी न किसी को सत्ता द्वारा संरक्षण मोहरा बना के हमारे साथ इस तरह के अपराध के प्रयास किए जाएंगे। मैंने सुरक्षा मांगी, सरकार के लोगों ने नहीं दी, कोई बात नहीं दी, तो मैंने उनसे फिर अपने लिए जो है लाइसेंस की मांग की कि भाई मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूंगा, वो भी सरकार के लोगों ने नहीं दिया। अब जब इतना बड़ा हमला हो गया उसके बावजूद भी मैंने इस बार भी दिल्ली आने से पहले प्रशासन से कहा कि आप मुझे मेरा लाइसेंस दे दो, तो मैं जो है मैं अपने जो है वेपन को कैरी ऑन कर लूंगा, मैं एक वेपन ले लूंगा जिससे मैं अपनी सुरक्षा। कोई मेरे लिए गोली क्यों खाएगा? पुलिस का व्यक्ति क्यों खाएगा? आप मुझे बताओ, क्या पुलिस की सुरक्षा महत्ता नहीं होती है? तो मैं इसलिए मैंने अपील की है और मैंने एप्लीकेशन दी है, और अभी भी मुझे लग रहा है कोई बहुत सही जवाब नहीं आया। और मैं चाहूँगा मीडिया के लोग जो हैं दोनों पक्षों को सुनने के लिए वहाँ के अधिकारियों से पूछे कि वो मुझे इतने बड़े, भाई जान जाने में कमी क्या थी, इतने बड़े हमले के बाद भी वो मुझे मेरा लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं सारी रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा। अच्छा, एक बात होती है, जब आपका हमला हुआ तो इसको एक तरीके से एक जातीय रंग देने की भी कोशिश की गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, संगठनों ने ये भी कहा कि आपके खिलाफ विरोध भी, प्रदर्शन भी रखा। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये प्रायोजित है? किस तरीके का है? कहाँ से ये तमाम चीज़ें आ रही हैं? इसमें एक सवाल मैं ये भी जोड़ूंगा कि आपके भी एक नेता ने, आपको पता होगा, उन्होंने भी इस तरीके की टिप्पणी की, क्या उससे आप सहमत हैं? देखिए, 2 चीज़ें। पहली आपने ये कही, मैं पहले अपने नेता की बात करूँ, मैं उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं, और मैंने उनको बहुत डांटा, और मैंने उनसे बाद में ये भी कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। जिसने अपराध किया उस व्यक्ति को
पे भी जो है गुस्सा जाहिर करना, और जिसका अपराध है उसी पे तक सीमित है, उस पर भी आप असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। देखो, मैं जिम्मेदार हूँ तो मैंने अपनी जिम्मेदारी का हो गया, लेकिन आप ये बताओ, और उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी किया। अगर आप देखेंगे, पता करेंगे तो आपको मिलेगा कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। लेकिन पिछले काफी समय से हमने देखा कि चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो पहलवानों का मामला हो, आरोपियों के पक्ष में बड़ी बड़ी पंचायत होती है। चाहे वो जो है, जो मैंने उन्नाव का जिक्र किया, खूब पंचायत होती, मार्च होती, ये वैसा ही तो है, बिल्कुल लगभग वैसा ही। जैसे महिला पहलवानों के विरोध के जो अपने अन्याय की मांग के लिए उसके पक्ष में, उसके विरोध में जो जिस तरह के प्रदर्शन हुए, ये सब कुछ एक जैसा नहीं लगता आपको? तो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की चीजों को हवा देती है और इस तरह की चीजों को प्रयास करती है। अब आप समझो कि जिस एक आदमी जिसके ऊपर गोली चली हो, उसी के खिलाफ वो जातीय रंग दिया जाए। अगर मैंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया होता तो 101% उनकी सरकार है, उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया होता और मुकदमा दर्ज करके मुझे समन भेजे होते। अगर आप ये लोकतंत्र है, आप किसी की बात से सहमत हो तो आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हो, उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते, वो पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आप गोली की भाषा से बात करोगे तो मैं समझता हूँ ये उस जो षड्यंत्र है उस पर पर्दा गिरने का एक प्रयास है। मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, मेरी लड़ाई तो कमजोर वर्गों के अधिकारों की है, उनके सशक्तिकरण की है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए है, उनको आगे बढ़ाने के लिए है, उनके लिए स्वाभिमान सम्मान के जीवन और बुनियादी सुविधाओं के लिए। तो मेरी लड़ाई, इस लड़ाई से किसी को क्या परहेज हो सकता? कोई मानवता का विरोधी कैसे हो सकता? मैं तो मानवता के साथ खड़ा हूँ, मैं तो हर व्यक्ति की, इंसान की जिंदगी कीमत वैल्यू समझता हूँ। तो ये सारा जो जातीय रंग दिया गया, ये सत्ता के संरक्षण में दिया गया, और ये इसलिए दिया गया, हमने कोई पंचायत वहां नहीं की क्योंकि उस जिले में उस समय आक्रोश है, वहां का माहौल खराब ना हो, लेकिन वहां पंचायत की तैयारी की गई। इस बात का स्पष्टीकरण है कि वो अपने लोगों को, आरोपियों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कोई भी, किसी भी जाति धर्म का जो जिम्मेदार समझदार आदमी, वो इसका स्वागत नहीं करेगा। हमारे एक आदमी ने बुरा बोला, हमने उसकी बात को गलत माना और उसको कहा कि इस बात को वो अस्वीकार करे। क्या उनके समाज में इतनी हिम्मत है कि उस बात को अस्वीकार करे? वो गलत तो गलत कहे, और नहीं, हमें किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर वो गोली चलाएंगे तो चलाएं। गोली, आज मैं पहला व्यक्ति थोड़ा, गांधी जी पे गोली नहीं चली है, यहाँ तो गोली सब लोगों पे चली जिस जो भी अन्याय के खिलाफ लड़ा है। मुलायम सिंह यादव जी पे गोली नहीं चली, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पे गोली नहीं चली। जिसने भी अपने कमजोरों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी उस पर गोली चली, जिसने भी परिवर्तन की बात की उस पर गोली चली। लेकिन गोलियों से हम डरेंगे नहीं, और यही बताने के लिए 21 तारीख का हमारा प्रोटेस्ट है कि हर तरह के हमले के खिलाफ जो है ना, हम लोग दिल्ली से कहेंगे कि सरकार याद रखे कि हम इस हिंसा का जवाब जो है वो हिंसा से नहीं, संविधान के जरिए और लोगों को जागरूक करके देंगे। अच्छा, दिल्ली में है, अब थोड़ी बात हम दिल्ली की से जुड़ी हुई सियासत की भी कर लें। जयंत को आप भाई मानते हैं, जयंत जी आपके साथ बहुत सारे प्रोटेस्ट में गए हैं, उनको लेकर के कई सारी इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है। एक तरीके से हम कहें कि कहाँ जाएंगे, अखिलेश के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे। आपकी तो बातचीत होती होगी, क्या चल रहा है जयंत के मन में, क्या चल रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर करवट ले रहा है? देखिए, जयंत जी को जहां तक मैं जानता हूं, और जयंत जी से पहले भी हमें जानना चाहिए चौधरी चरण सिंह जी को, वो एक बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, हमेशा उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है। और आज जब उनके फादर, उनके दादा भी उनके साथ नहीं, वो किस तरह से अपनी पार्टी को चला रहे हैं, मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि हमें अपनी पार्टी चला रहे हैं, बहुत तमाम तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। और जैन जी भी इस देश के प्रति उतने जिम्मेदार हैं जितना मैं हूँ। मैं समझता हूँ क्योंकि उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उनको बहुत सारे फैसले लेने हैं, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान भी रखना है, उनकी बातों का भी ध्यान रखना है। एक नेता के साथ बहुत सारी जिम्मेदार जुड़ी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ उनका कोई भी फैसला वो देश के विरोध में नहीं हो सकता और तानाशाही के साथ नहीं हो सकता, ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धूल में लाठी मारी जा रही है, जिस दिन जैन जी बोलेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मेरा मानना है कि वो जिन लोगों ने किसानों के साथ अहित किया कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, ये मेरा मानना है। बाकी जैन जी बहुत समझदार हैं, एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं, उनको अपने फैसले लेने हैं, जो भी फैसला लेंगे वो उनका फैसला है। वो मेरे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और मुझे उम्मीद है कि उनके फैसले जो हैं जनहित में होंगे। उनका एक ट्वीट था जिसकी वजह से सारा जो ये कयासों का बाजार है वो गर्म हो गया। उसमें उन्होंने कहा था कि आपको खिचड़ी खानी है खिचड़ी खाइए, पुलाव खाइए, आपको बिरयानी खानी है बिरयानी खाइए, लेकिन अगर चावल ही खाना है तो खीर क्यों ना खाएं। ये एक
पॉलिटिकल ट्वीट था, और एक पॉलिटिकल व्यक्ति जब इस तरीके का ट्वीट करता है तो कई सारे इसके मतलब मायने निकाले जाते हैं। आप तो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप तो बहुत करीब से जानते हैं जयंत जी को, तो क्या आपको इसमें क्या पॉलिटिकल मैसेज समझ में आता है? क्योंकि इन सब चीज़ों में जो भी उन्होंने पकवान कहे वो चावल के थे। क्या आज की राजनीति में वो खुद को चावल मानते हैं? या फिर कुछ ने कहा, मैं राकेश टिकैत जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि खीर शायद खाने में आसान होता है, पक जाता है आसानी से, तो वो शायद आसान रास्ता चुनना चाह रहे हैं। आप इस पूरे ट्वीट को और इस मैसेजिंग को किस तरीके से देखिए, जैसे मैं उन्हें जानता हूँ, उन्होंने खतौली की एक सभा में कहा कि भाई जब हम जीत जाएंगे तो मैं आपको एक गांव का नाम लिया कि वहाँ की कलाकंद खिलाऊंगा। तो क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य से वो आते हैं, हमारा वेस्ट का एक कल्चर है कि हमारी बातें कुछ इस तरह की रहती हैं, वो इतनी आसानी से समझ नहीं आती। जैसे हमारे यहाँ चावल भी होता है और गन्ना भी होता है, तो सब तरह का वो है। और मैं समझता हूँ कि जयंत जी संघर्षशील व्यक्ति है, और क्योंकि उनके मन में क्या है ये तो वही बता सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। तो और खीर हमारे यहाँ की बहुत पसंदीदा वो है, और सर्दी में जब सर्दी आती है तो खीर और चावल और सब चीज़ों पे, और खिचड़ी का जो आपने जिक्र किया, तो खिचड़ी हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है। हमारे यहाँ हमारे फादर तो सुबह के समय हर रोज़ खिचड़ी खाते थे। तो हम एक खेती किसानी वाले क्षेत्र से आते हैं, वहाँ चावल गन्ना ये सब उपजाऊ फसलें हैं, और इसका लाभ भी खाने भी चाहिए, प्राकृतिक है। तो बाकी पॉलिटिकली अगर इस पर कुछ उनका स्टेटमेंट है तो ये आप उन्हीं से क्लियर कर सकते हैं, इस पर मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकता हूँ। तो इस बार तो चुनावी, मतलब अब चुनाव में तो ज़्यादा दिन है भी नहीं, विपक्षी मीटिंग भी हो रही है, बेंगलोर में होना है। क्या आप जा रहे हैं? क्योंकि अभी पिछली मीटिंग में आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी जी को बुलावा था, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने पारिवारिक वजहें बताई थी। अभी इस पर भी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है कि वो बेंगलोर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हालांकि उनको बुलावा गया है। क्या है आपका, क्या है अभी इस पूरे मामले पर, और क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग में जो 17 और 18 तारीख को होनी है बेंगलोर में, उसमें शायद इस जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, उस पर विराम लग जाए? देखिए, मैं तो अभी अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिली है और मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ कि आगे की लड़ाई चाहे 2023 की हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की, या 24 की लड़ाई हो देश भर की, उसको मजबूती से लड़ा जा सके। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप लड़ाई को लड़ पाएंगे, और मैं उस लड़ाई को पूरी एनर्जी से लड़ना चाहता हूँ और एक रोल अदा करना चाहता हूँ। तानाशाही के इस दौर में देश को बचाने की जो शक्तियाँ लड़ने का काम करेंगी उनके साथ। तो बाकी जाना है नहीं जाना है, जिसको जाना है, जिनको इंप्रेशन है, वो उनके फैसले हैं। पॉलिसी वाइज मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रयास है, अगर सफल होता है तो इसके कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और लगातार लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की सहमति है, तभी चीज़ें हो रही हैं। तो आप भी इसके साथ? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जो मुद्दे हैं हमारे, हम जहाँ भी जाएंगे अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, हिस्सेदारी के साथ जाएंगे। मुद्दे इसलिए क्योंकि सरकारें सबकी रही हैं। पहले बजट आता था, बजट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए अलग से अवसर होते थे, योजना होती थी, अब तो नहीं आती है। अब एजुकेशन का बजट ख़त्म कर दिया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। हेल्थ का बजट ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। हायर एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो ख़त्म कर दी, किसी को तकलीफ नहीं हुई। प्रमोशन रिजर्वेशन का जो मामला था, SC ST OBC के लिए इसकी मांग कर रहे हैं तो कोई बोला नहीं है उस तरह से। जातिगत जनगणना पे बहुत बड़े आंदोलन नहीं हो रहे हैं, बैकलॉग पे बहुत बड़े आंदोलन नहीं हो रहे हैं। जो जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है इसके खिलाफ, आरक्षण को इस तरह खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, तो हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अगर हमारे मुद्दों पे बात होगी और मुद्दों पे हमें ये आश्वासन मिलेगा कि कल हम इन पे काम करेंगे सरकार आने में, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग विपक्ष का हिस्सा बनेंगे। अगर नहीं होगा तो हम अपने दल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। एक समय आएगा हमारा दल बड़ा हो जाएगा, उसके जरिए हम लोग इन सब कामों को करेंगे। तो अगर गठबंधन होता है तो लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के साथ लड़ने का सोच रहे हैं? कुछ एक आपने खाका तो तैयार किया हो? नहीं, मैं इसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने फिर कहा कि अगर इस तरह की कुछ स्थिति बनेगी तो तब चीज़ें अलग तरह की होंगी, और उसके फैसले पार्टी को लेने हैं, चंद्रशेखर आजाद को नहीं लेने। बेसिकली जब मैं स्वस्थ हूँ तो भी पार्टी काम चल रहा है, पार्टी के लीडर्स लोग उस काम को कर रहे हैं। जैसे 21 तारीख के बाद और मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, मैं मैदान में आ जाऊँगा, फिर जो है मेरे पास प्लान है कि मैं मध्य प्रदेश राजस्थान में पैदल यात्रा करने वाला हूँ। चुनाव भी लड़ेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान? मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगे, और मैंने कहा कि मैं पैदल यात्रा करने वाला हूँ। ये पैदल यात्रा उन लोगों के लिए संदेश है जो सोचते हैं कि चंद्रशेखर गोली डर जाएगा।
तो मैं गोलियों से डरने वाला नहीं, और हमारी पैदल यात्रा चलेगी और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। लंबे समय तक जो सरकारें रही उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भला नहीं किया है, हम उनके लिए काम करेंगे। अभी 2 अप्रैल तक के मुकदमे वापस नहीं हुए। अगर हम ताकत में आएंगे मध्य प्रदेश राजस्थान में, या सत्ता की चाबी अगर हमारे हाथ में आएगी, तो हम सबसे पहले उन मुकदमों को वापस लेंगे, और जो बैकलॉग है उसको नौजवानों के लिए उस बैकलॉग को जल्दी से भरने का काम करेंगे। हम नए अवसर पैदा करेंगे, हम नए उद्योग धंधों पे वो करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिल सके। और जो ये एट्रोसिटी हो रही है इस पे हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। जिन क्षेत्रों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, उन क्षेत्रों में वंचित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन अधिकारियों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, नीचे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल इसीलिए क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं हम पहुँच गए। ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लड़ने का है, वहाँ बीएसपी की बड़ी जमीन रही है, कुछ ना कुछ सीटें लगातार जीतती रही है, तो फिर क्या निशाना चंद्रशेखर आज़ाद का मायावती ही है? और इसीलिए शायद मायावती जी इस समय थोड़ी सी उनकी जान सांसद में है कि ये जो युवा नेता है वो बढ़ रहा है। मेरी वजह से उनको कभी कोई परेशानी ना पहले हुई ना अब होगी। और देखो, मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैंने तो लंबे समय प्रयास किया कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम करें और हम उनके भार को कम करें, क्योंकि जो जिम्मेदारी उन कंधों पे है उस भार को थोड़ा बहुत हम भी, लेकिन वो प्रयास सार्थक इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया। तो अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है साबित करने की कि भाई हम खुद को साबित करें। और मेरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से वहाँ के संगठन ने काम किया है, जिस तरह अभी उन्होंने भोपाल में रैली करके 4 से 5 लाख लोग जुटाए, वो इस बात का प्रमाण था कि बिना संसाधनों के अगर इतना प्यार वहाँ है। मैं अभी एमपी तक ने उसको कवर भी किया था। मैं रात को 1 बजे लौट रहा था वहाँ पर, एक सभा में मुझे आना था यहाँ डबरा ग्वालियर। आप विश्वास करो 1 बजे लोग स्वागत में खड़े हुए थे, हर चौक पे महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, नौजवान, रात को 1 बजे। ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ लोगों में जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ज़्यादा जो है मादा है। और जिस तरह से राजस्थान में अन्याय हुआ और मैं वहाँ पे गया, वहाँ से भी जो है ये आवाज़ आ रही है कि इस बार वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और मतलब हमेशा जिस तरह से पैसे वालों को सियासत को बढ़ावा मिला, वहाँ हमारे गरीब कार्यकर्ताओं को भी अवसर देकर वो आगे खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत लोगों को आजमा लिया। अब जनता में जनता के मन में ये बात बैठ गई कि इनसे हमारा भला नहीं होता, तो हमें किसी को अवसर देना है। तो वो अवसर वो आज़ाद समाज पार्टी को इस बार देने वाले हैं। अब देख, दोनों ही स्टेट में आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। चलिए, आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए भी और आपके पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए भी, और आपकी रैली 21 तारीख को जो जंतर मंतर पर है वो भी काफ़ी कामयाब रैली रहे, उसके लिए भी शुभकामनाएं। तो चंद्रशेखर आज़ाद कई सारे विषयों पर, तमाम विषयों पर जो उनसे जुड़े हुए हैं, बड़े बेबाकी के साथ, बड़े साफगोई के साथ, जो उनका अपना अंदाज है भी, उस पर बात करते हुए, तो इन तमाम विषयों को लेकर जंतर मंतर की रैली कैसी रहेगी, क्या रहेगी, आगे क्या राजनीतिक जमीन तैयार करेगी, दिशा देगी, इन सब पर रहेगी हमारी नज़र।